Hello students, this is our seventh chapter, plant growth and mineral and nutrition. So in this chapter we are going to study about plants, that how plant grow and from where they get minerals and nutrition. So as we human grow, we were so small when we were born, a small baby, and when we grow we all our organs also grow. Our hands grow, our leg grow, our face growth, our hairs have growth. In the same manner plant also grow. So how their growth is done and from where they are going to get minerals and nutrition, in this chapter we are going to study about that. So moving forward to the next slide. Plant growth. Growth is one of the characteristic feature of living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं. अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिज्म बढ़ेगा ही नहीं, वो छोटे से बड़ा ही नहीं हो पाएगा. देयरफॉर ग्रोथ एज अ फिनोमेना हैज़ टू एस्पेक्ट्स. उसके दो एस्पेक्ट्स हैं. पहला है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव. मतलब क्वांटिटी वाइज भी ग्रोथ में क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज. क्वांटिटेटिव मीन्स उसका क्वांटिटी कितना है, मतलब कितना परसेंट वो ग्रो हो रहा है और उसके क्या क्या पार्ट्स ग्रो हो रहे हैं. क्वालिटेटिव वाइज मीन्स कि उसकी ग्रोथ की क्वालिटी क्या है, कि किस क्वालिटी में वो ग्रो हो रहा है. हायर क्वालिटी, लोअर क्वालिटी. जैसे अभी हम फ्रूट्स खाते हैं, हमारे पास अच्छे वाले ऐसे बड़े बड़े वाले फ्रूट्स भी होते हैं जो कि हाइब्रिड होते हैं, वो क्वालिटेटिव होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है. एंड कोई ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी वाइज हो. ग्रोथ हम तब बोलेंगे जब उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों ही साथ में इंक्रीज़ होती है. क्लियर. देन quantitative aspect speaks for an increase in the length, breadth, size, volume, body mass or dry weight and number of cells. Quantitative aspect क्या होगा? It speaks for an increase in the, this is important for 1 mark question. Quantitative aspects speak for the increase in the length, breadth, size, volume, body mass or dry weight and as well as a number of cells. Growth as a quantitative change is a final end product of successive metabolism. जैसे अब प्लांट का मेटाबॉलिज्म, हम लोग प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो प्लांट का जो मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म इन द सेंस जो उसका फोटोसिंथेसिस है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें अगर नॉर्मल है और अगर ऑन टाइम हो रही है तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज अ क्वांटिटेटिव चेंज ऑफ प्लांट ग्रोथ. सो ग्रोथ एज अ क्वांटिटेटिव चेंज इज़ अ फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म. तो ये था ग्रोथ के बारे में, ओनली अबाउट प्लांट्स. कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. Qualitative aspects speaks about the change in the nature of growth, where development is an ordered change or progress, while differentiation leads to higher and more complex state. Growth thus can be defined as permanent, irreversible. Growth thus can be defined as permanent, irreversible increase in the bulk of an organism accompanied by the change of form. अब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट से अगर बात करेंगे कि क्वालिटी के एस्पेक्ट से, तो ये जो नेचर ऑफ ग्रोथ है,
उसमें जब डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ में जब डेवलपमेंट होगा तो उसका हाइट इंक्रीज़ होगा, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी। वो सिंपल था, अब वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर और भी दूसरे प्रोसेस ऐड हो गए। देन growth can be defined as permanent irreversible increase in the bulk of an organism। परमानेंट है, एक बार ग्रोथ हो गया तो वी कांट रिप्लेस इट, टेम्पररी तो नहीं होता, परमानेंट है। इरिवर्सिबल इंक्रीज मतलब ऐसा इंक्रीज जो वापस से रिवर्स नहीं होगा, दैट वो इंक्रीज जो वापस से रिवर्स नहीं होता उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल इंक्रीज इन द बल्क ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसके बाद a permanent and irreversible increase is accompanied by the change of form. Okay, then in multicellular plants growth is indeterminate and occurs throughout the life indefinitely। जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स होते हैं, जैसे अभी जो मल्टी सेलुलर प्लांट्स हमारे सराउंडिंग में भी होते हैं ना, रोज़ है, मैंगो है, अब ये सारे जो प्लांट्स होते हैं उसका ग्रोथ कंटिन्यूसली इनडेफिनेटली ग्रो होता है। वो ग्रोथ इज़ इनडिटर्मिनेट एंड अकर्स थ्रू आउट द लाइफ। ओके, हमेशा ग्रो होते रहेगा। It is restricted to some specific region called meristem। मेरिस्टेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स। मेरिस्टेम क्या होता है? मेरिस्टेम के 3 टाइप होते हैं। एक होता है एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अब अगर एपिकल एंड से ग्रोथ हो रही है तो वो एपिकल मेरिस्टेम, मतलब जहाँ से ग्रोथ हो रही है, जिस पॉइंट से ग्रोथ हो रही है वो होता है मेरिस्टेम। मेरिस्टेम क्या है? इट इज़ रेस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक रीजन कॉल्ड मेरिस्टेम विच आर द रीजन वेयर न्यू सेल आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस। जहाँ पे न्यू सेल्स जो है, न्यू सेल्स आर कॉन्स्टेंटली एंड कंटिन्यूसली प्रोड्यूस्ड। मेरिस्टेम आर ऑफ 3 टाइप्स। पहला है एपिकल, इंटरकैलरी एंड लैटरल। अब उसके बाद ये डू यू नो बोल के हमारे टेक्स्ट बुक में है, रूट एंड स्टेम शो indefinite or indeterminate growth। However, in organs like leaves, flowers and fruits, growth is determinate। That is, they grow up to certain genetically destined size। In multicellular plants, growth is uniform and determinate। Here students, growth के बारे में अबाउट रूट एंड स्टेम। रूट और स्टेम जो है वो इनडेफिनाइट और इनडिटर्मिनेट है, मतलब जब ग्रोथ और स्टेम ग्रो होते हैं वी कांट से कि ये लोग एक ये पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएंगे, या इतना ही ग्रो होगे। उनका कोई डेफिनाइट प्लेस नहीं है कि जहाँ पे वो लोग ग्रो होगे, कि कितने हाइट तक वो लोग ग्रो होगे, वी डोंट नो। रूट है तो रूट कितना अंदर तक ग्रो होगा, वी डोंट नो। स्टेम है तो स्टेम का हाइट क्या होगा और वो कितना एक्सटेंड करेगा अपने आप को, वी डोंट नो। सो रूट एंड स्टेम शो इनडेफिनाइट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। बट इन ऑर्गन्स जैसे लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये सबको हम लोग डिटर्मिनेट कर सकते हैं। वी कैन से कि फ्रूट अभी बन गया है, वी कैन से कि फ्रूट इतना ही ग्रो करेगा, इनका एक टाइम लिमिट है कि ये इतने ही लिमिट में ग्रो होंगे, इतना ही साइज़ में ग्रो होंगे। सो दे आर डिटर्मिनेंट, वी कैन डिटरमाइन। That is, they grow up to certain genetically destined size। In unicellular plants,
ग्रोथ इज़ यूनिफॉर्म एंड डिटर्मिनेंट। जो यूनिसेलुलर प्लांट होता है, मतलब सिंगल सेल वाली प्लांट्स होते हैं, उसमें ग्रोथ जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब इतना ही ग्रो होगा, इसके आगे ग्रो नहीं होगा। इट इज़ यूनिफॉर्म एंड इट इज़ डिटर्मिनेंट। वी कैन पुट सजेशन कि ये इतना ही ग्रो होगा, हम लोग अपना अंदाजे से बोल सकते हैं कि बस इतना ही ग्रो होगा ये। सो इट इज़ यूनिफॉर्म एंड डिटर्मिनेंट। देन कमिंग टू 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। एक है एपिकल मेरिस्टेम, एक है इंटरकैलरी एंड थर्ड इज़ लैटरल मेरिस्टेम। तो कमिंग टू फर्स्ट एपिकल। इन वेस्कुलर प्लांट्स, मतलब वेस्कुलर प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर प्लांट्स, growth is restricted to the apices of roots and shoot. It is responsible for growth in length and height, the differentiation or cell type. It contributes to the primary growth. We will see in the next. ये है एपिकल जो मेरिस्टेम है वो हाइट ऑफ द प्लांट को डिटरमाइन करता है, मतलब ये ऊपर की तरफ है। इंटरकैलरी बीच में है और लैटरल मेरिस्टेम भी वर्टिकल लैटरली है। ओके, तो एपिकल के बारे में क्या बोल सकते हैं हम कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ एंड हाइट एंड डिफ्रेंशिएशन और सेल टाइप एंड इट कंट्रीब्यूट्स टू द प्राइमरी ग्रोथ। फिर सेकेंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी क्या होता है? इट इज़ लोकेटेड एट द नोड और एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ स्टेम। ये लोकेट होता है एट द नोड और एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ स्टेम। ये स्टेम है, इधर ये स्टेम है, स्टेम के नीचे। अब ये स्टेम है, स्टेम के नीचे की जो स्पेस होती है जहाँ से स्टेम का बर्ड ग्रो हो रहा है, उसके नीचे की स्पेस है इंटरकैली मेरिस्टेम। सो यहाँ पे क्या है? इट इज़ लोकेटेड एट द नोड और एट द बेस ऑफ इंटरनोड ऑफ स्टेम। क्लियर स्टूडेंट्स? इट इज़ प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंटरनोड। इंटरनोड का लेंथ इंक्रीज करने के लिए इट इज़ हेल्पफुल and it is also used for formation of leaf, primordia and lateral buds. फिर होता है थर्ड वाला lateral meristem. Lateral meristem क्या होता है? It is located laterally along the axis of dicotyledon and gymnosperm. ये laterally located है। lateral मतलब vertically located है। अब ये वर्टिकली कहाँ लोकेटेड है? अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइकोटिलीडॉन एंड जिम्नोस्पर्म पे। इट इज़ लोकेटेड एज स्ट्रिप इन द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ स्टेम ऑफ डाइकॉट्स। एक ऐसे स्ट्रिप बने हुए हैं कहाँ पे? इन द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ स्टेम। वेस्कुलर बंडल्स मतलब जहाँ से वेसल्स है स्टार्ट होते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रिप के जैसे बंधे हुए, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियन। दैट स्ट्रिप्स आर कॉल्ड एज वेस्कुलर कैम्बियन। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गिल्ट ऑफ द स्टेम। स्टेम की गिल्ट इंक्रीज करने के लिए एंड ड्यू टू एडिशन ऑफ सेकेंडरी वेस्कुलर टिश्यू। लैटरल मेरिस्टेम इज़ इम्पॉर्टेंट। तो पहला है एपिकल जो कि ऊपर की तरफ है, फिर सेकंड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम और थर्ड है लेटरल मेरिस्टेम। तो ये है 3 टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम। देन कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, फेसेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ के कितने फेस हैं? द सेल इन द मेरिस्टेम, जो मेरिस्टेम का सेल है वो डिवाइड होता है, enlarge and get differentiated. Okay, corresponding to these 3 stages
there are 3 phases of growth. अब हम लोग 3 stages के बारे में पढ़ेंगे and we are going to study about 3 phases जिसमें growth जो है वो divide होता है. So the first phase is phase of cell division या फिर formation. तो cells of मेरिस्टेम की जो सेल है वो थिन वॉल्ड है, नॉन वैक्यूलेटेड, हैविंग प्रोमिनेंट न्यूक्लियस एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म. सेल के पास क्या क्या है? दे आर थिन वॉल्ड, नॉन वैक्यूलेटेड, दे आर नॉट वैक्यूलेटेड, एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस है एंड ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म. इसका साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रैन्युलर होगा, ग्रैन्यूल्स लाइक होगा. ओके, देन मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन. इसमें माइटोटिक डिवीजन हो रहा है टू फॉर्म न्यू सेल. देन वन सेल रिमेन मेरिस्टेमेटिक, मतलब एक सेल मेरिस्टेमेटिक होगा and other cell undergoes enlargement and differentiation. मेरिस्टेमेटिक मतलब यहाँ से ग्रोथ हो रहा है. मेरिस्टेमेटिक है, अपाइकल है, लैटरल है, इंटरकैलकुलरी है, मेरिस्टेमेटिक हो जाएगा. और जो दूसरा सेल है वो इट अंडरगोज एनलार्जमेंट, वो बड़ा होगा एंड डिफ्रेंशिएशन होगा उसमें, मतलब वापस से फिर डिवीजन होगा. इन दिस फेज रेट ऑफ ग्रोथ अकर एट अ स्लोअर पेस, एकदम स्लोअर पेस पे अकर होगा. ओके, दिस इज कॉल्ड एज लैग फेस. इस फेस का नाम है लैग फेस. इस फेस पे रेट ऑफ ग्रोथ जो है it occur at a slower pace and it is called as lag phase. Coming to the next type or next phase है phase of cell enlargement या elongation. मतलब सेल enlarge कैसे होता है या elong कैसे हुआ. तो जो न्यूली फॉर्म्ड सेल है इट बिकम्स वैक्यूलेटेड. अब जो न्यूली फॉर्म्ड सेल थे जो पहले नॉन वैक्यूलेटेड थे, अब वो सेल वैक्यूलेटेड हो गए. ऑस्मोटिकली एक्टिव, मतलब वहाँ पे ऑस्मोसिस हो रहा है. एंड दे आर टर्जिड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. टर्जिड कैसे होते हैं? जब उसमें पानी जाता है या पानी सेल के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो टर्जिडिटी आ जाती है. टर्जिडिटी से एक डेफिनाइट शेप भी मिलेगा सेल को. अब ये जो टर्जिडिटी है रिजल्ट इन द एनलार्जमेंट ऑफ सेल. टर्जिडिटी एनलार्ज करेगी सेल को बोथ लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज. लेंथ वाइज भी बड़ा होगा, ब्रेथ वाइज भी बड़ा होगा. In this phase, new wall materials and other materials are synthesized to cope up with the enlargement. अब जब लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज बड़ा होगा तो इस फेस में क्या होता है, एक न्यू वॉल मटेरियल और दूसरे मटेरियल सिंथेसाइज होते हैं. न्यू वॉल मटेरियल मतलब वॉल जो है वो न्यू आ रही है और जो दूसरा मटेरियल है अंदर सेल के अंदर वाला उसमें एनलार्जमेंट होगा. जो ग्रोथ रेट है इन दिस फेज अकर एट एन एक्सीलरेटेड पेस. अब पहले कौन सा फेज था? लैग फेज था. यहाँ पे लैग पेस था, लोअर पेस, तो इसे लैग फेज बोलते हैं. अब यहाँ पे एक न्यू पेस आ रहा है, वो है एक्सेलरेटेड पेस एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सपोनेंशियल और लॉग फेस. ओके, जहाँ पे फेस ऑफ सेल एनलार्जमेंट या फिर इलोंगेशन हो रहा है. क्यों होता है एनलार्जमेंट?
due to absorption of water and osmosis. Then coming to the third phase, तीसरा फेज है फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन. सेल मैच्योर हो रहा है और वापस से फिर डिवाइड होगा और डिफरेंशिएट होगा. द एनलार्ज सेल, अब जो सेल एनलार्ज हो गया उसमें दैट सेल नाउ बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन. अब वो सेल जो है उसमें एक मैच्योर हो जाएगा वो, और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करेगा. वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट्स. तो प्लांट्स में कौन कौन से फंक्शन होते हैं? फोटोसिंथेसिस होते हैं, रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन होता है और इलोंगेशन होता है. तो ये जो एनलार्ज सेल है, नाउ इट बिकम स्पेशलाइज्ड and it perform specific function and it attain maturity. एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल गया सेल को कि सेल तुझे ये काम करना है. तो अब जब इसे स्पेसिफिक फंक्शन मिला तो वो अब काम करना स्टार्ट करेगा. अब जब कोई काम करना स्टार्ट कर रहा है तो वी विल सी कि अब वो मैच्योर हो गया, राइट. तो ऐसे आता है सेल में मैच्योरिटी. अब सेल मॉर्फोलॉजिकली और फिजियोलॉजिकली दोनों तरीके से मैच्योर होता है. इन दिस फेज रेट ऑफ ग्रोथ स्लोज डाउन एंड कम्स टू अ स्टेडी फेज. रेट ऑफ ग्रोथ क्या होती है? यहाँ पे एकदम स्लो हो जाती है और एक कांस्टेंट या स्टेडी फेज कैरी करते हैं. उस फेज को वी कैन से स्टेशनरी फेज, मतलब एक ही फेज पे होते हैं. ये है फेज ऑफ सेल मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन. यहाँ पे फेज ऑफ ग्रोथ इन रूट पोजीशन ऑफ रेडिकल इन द बिगिनिंग ए एंड देन एट द एंड बी. तो ए में देखो कुछ भी नहीं था, जब वो बी में आया तो पिम्यूल हो गया, जोन ऑफ मैच्योर सेल हो गए, जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, जोन ऑफ सेल इलोंगेशन, जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन. तो यहाँ पे सेल जो है वो अलग अलग फंक्शंस में डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पे की जो सेल है, मैच्योर सेल है, सेल डिफरेंशिएशन वाले सेल हैं, सेल इलोंगेशन वाले सेल हैं, तो ये सारे सेल को बोलते हैं मैच्योर सेल because they are performing certain function. Clear? Then coming next, what are the condition of growth? कि growth के conditions क्या क्या है? So students, what are the conditions of growth? The different environmental and physiological conditions necessary for the growth. अब बहुत सारे कंडीशंस इम्पॉर्टेंट है ताकि ग्रोथ हो सके. दैट इंक्लूड वाटर. सबसे इम्पॉर्टेंट वाटर है. देन सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट का सप्लाई मतलब सही किस्म की सॉइल, सही टाइप की मिट्टी जिसमें न्यूट्रिएंट हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ टेम्परेचर. ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे प्लांट ग्रो करते हैं, ना ज़्यादा लो टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं. देन ऑक्सीजन, देन कार्बन, नाइट्रोजन रेशियो, ग्रेविटेशनल फोर्स, लाइट एंड ग्रोथ हार्मोन. तो ये सारे फैक्टर्स एक प्लांट के ग्रोथ होने के लिए सारे के सारे फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है. ओके, दिस आर द कंडीशन फॉर ग्रोथ. देन what are the chief conditions that are explained below? मतलब ये वाली जो conditions है ये सबसे चीफ है. चीफ मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. पहला है
Water. Water is the essential component of protoplasm and it maintain turgidity of the cell. मतलब वाटर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत इम्पॉर्टेंट है टर्जिडिटी सेल की मेंटेन करने के लिए. It acts as aqueous medium for biochemical reactions. Then microelements or macroelements. माइक्रोएलिमेंट्स और मैक्रोएलिमेंट्स ये दोनों भी न्यूट्रिएंट है which are required for the proper growth in the plant. Then न्यूट्रिएंट हो गया, वाटर हो गया. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीफ कंडीशन क्या है? टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मतलब इतना टेम्परेचर प्लांट को चाहिए. दैट इज़ 25 to 35 डिग्री सेल्सियस. ये टेम्परेचर रहेगा तो प्लांट एकदम इजीली ग्रो होगा. देन ऑक्सीजन इज़ असेंशियल फॉर रेस्पिरेशन एंड रिलीज ऑफ एनर्जी. ऑक्सीजन तो चाहिए ही. देन लाइट इज़ मच असेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फोटोसिंथेसिस. फिर ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ द शूट एंड रूट. कि जो ग्रोथ है रूट और शूट का वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड करता है. रूट्स नीचे की तरफ भी ग्रो होते हैं एंड देन कोई जो शूट होता है किसी प्लांट का वो नीचे की तरफ रहता है. फ्रूट्स समटाइम सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे हमारा पोटैटो है और ओनियन है, कैरेट है, ये सारी चीज़ें. तो ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड करता है. कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, growth rate and types of growth. Next is growth rate and types of growth. तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट ग्रोथ रेट, फिर उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे. तो ग्रोथ रेट क्या है? इट इज़ द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम. एक यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है वो है ग्रोथ रेट. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स. ग्रोथ रेट का दूसरा नाम है एफिशिएंसी इंडेक्स. रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी मेजर्ड बाय एन इंक्रीज इन द साइज एंड एरिया ऑफ डिफरेंट प्लांट organs like leaf, flower and fruits. ओके कि हम लोग कैसे देख सकते हैं कि प्लांट ने ग्रोथ किया है या नहीं किया है? तो हम लोग उसकी साइज़ इंक्रीज़ होते हुए देख सकते हैं. वर्चुअली हम अपने आँख से नॉर्मल देख सकते हैं. उसका ऑर्गन्स का पार्ट देख सकते हैं कि कितना ऑर्गन ग्रो हुआ. अब ऑर्गन्स में क्या होता है? लीफ आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, ये सारे प्लांट के ऑर्गन हैं. तो वो ऑर्गन कितना ग्रो हुए और कितने एरिया में ग्रो हुए वो देखेंगे तो वी कैन अंडरस्टैंड कि इतना इतना इसमें ग्रोथ हुआ है. द रेशियो ऑफ चेंज इन द सेल नंबर इज डिनोटेड एज DN ओवर द टाइम इंटरवल DT इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. AGR क्या होता है? राइट इन वन वर्ड्स आता है स्टूडेंट्स, दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट. रेशियो ऑफ चेंज इन द सेल नंबर ओवर द टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट. अल्टरनेटिवली इट इज़ द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट. मतलब ये मेजरमेंट कर रहे हैं हम या हम किसी और प्लांट से इस प्लांट को कंपेयर कर रहे हैं तभी हम लोग ग्रोथ का पता लगा पाएंगे. देन उसका जो एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है वो ये है AGR, मतलब एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट इज इक्वल टू DN अपॉन DT. DN क्या है? सेल नंबर. DT इज टाइम इंटरवल. फिर जो AGR है when divided by total number of cell present in the medium gives relative growth index. अब ये AGR जो भी हमें मिला है समझो 5 मिला
तो ये फाई को हम लोग डिवाइड करेंगे बाय द टोटल नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन द मीडियम, और जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो रिलेटिव ग्रोथ रेशियो मिलेगा, दैट इज RGR. अब देन अल्टरनेटिवली RGAR refers to the growth of a particular system per unit, and it is expressed on a common basis, or it is ratio of growth in a given time या फिर initial growth. अब RGR को डिनोट करेंगे AGR upon N, and AGR and RGR are useful in describing the dynamic of cell growth in culture. तो ये RGR और AGR ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर डिस्क्राइबिंग द डायनेमिक्स ऑफ सेल ग्रोथ इन कल्चर. सो ये स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते, टाइम लिमिट है. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ ग्रोथ पढ़ेंगे. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.